हे एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। हम आ चुके हैं बीटीएच नोवेल के एपिसोड नंबर 277 पे और इसमें जियान डिमोनिक फ्लेम को रिफाइन करने वाला है। खैर हमें और भी कई चीज जानने को मिल रही होंगी, लेकिन उससे पहले पिछले एपिसोड का रिकैप हो जाए। जैसे ही पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, जियान की बॉडी को प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस सेंट पोजेस कर लेते हैं। डिमोनिक फ्लेम के अटैक से सभी को बचाने वाले भी यही थे। इस समय सभी की शौक से भरी आंखें इनके ऊपर फोकस होती हैं। जब प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम द्वार से डिमोनिक सेंट को देखती है, उसके चेहरे को फ्यूरी ने कवर कर लिया था। प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम का फिगर डिमोनिक सेंट को हर चीज के लिए ब्लेम करना शुरू कर देता है। ये सुन के प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस सेंट अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं, पिछले 1000 सालों से तुम्हारे अंदर का वायलेंट कैरेक्टर बिल्कुल कम नहीं हुआ है और यही रीजन है जिसकी वजह से मैं तुम्हें सेंट्रल प्लेस जाने नहीं दे सकता। तुरंत ही डिमोनिक सेंट का फिगर अपनी हैंडसीज को चेंज करता है। वो दोनों फॉर्मेशन जो कि डिमोनिक फ्लेम के कंट्रोल में थी, वो सीधा डिमोनिक सेंट के हाथ में आ जाती हैं और उनके एक इशारे पर स्पेशल टनल भी खुल जाती है जिसे डिमोनिक फ्लेम ने बंद कर दिया था। इस रियम से बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी को देख के लोग एकदम खुश हो जाते हैं। लेकिन जब गुनेनाई जुनर को लेके बाहर जा रहे होते हैं तो स्पेशल टनल के पास जुनर अपने हाथ को उनके हाथ से छुड़ा लेती है। इस तरीके से जुनर और जियान को छोड़ के सभी लोग इस डिमोनिक फ्लेम रियम से बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद डिमोनिक फ्लेम और डिमोनिक सेंट के बीच की फाइट शुरू हुई थी। प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस सेंट उन फॉर्मेशंस का यूज करके डिमोनिक फ्लेम को उसमें कैद कर देते हैं। हालांकि डिमोनिक फ्लेम काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन अंत में उसकी एक नहीं चलती। प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस सेंट बोलते हैं, जो इंटेलिजेंस और मेमोरीज मैंने तुम्हें दी है, अब मैं उन्हें वापस लेता हूँ, जैसे तुम्हारे अंदर का वायलेंट कैरेक्टर भी खत्म हो जाए। सिचुएशन को इतना बिगड़ती हुई देख वो डिमोनिक फ्लेम का फिगर गिड़गिड़ाने लगता है। अफसोस की बात है कि अब उसकी कोई भी तरकीब काम नहीं आती। अंत में जाके प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस सेंट और प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम का वो फिगर दोनों ही साथ में सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं और ये डिमोनिक फ्लेम रियल एकदम शांति में लौट आया था। बस इस समय नीचे फैली हुई मैग्मा में एक सफेद रंग का फायर लोटस नीचे फ्लोट कर रहा होता है। इसकी पेटल्स पे कई रेड लाइंस देखी जा सकती हैं। ये किसी इंसान की नसों जैसी लगती हैं। खैर जब यहाँ पे ये मामला चल रहा होता है, बाहरी दुनिया में भी 7 दिन निकल गए थे। इस समय के दौरान येलो के साथ साथ और भी सभी लोग डिमोनिक फ्लेम रियल्म की तलाश करते रहते हैं, लेकिन किसी को सक्सेस नहीं मिलती। अंत में जाके हार्ट तक के मैक्सिमम लोग अपने अपने स्थानों पे वापस लौट जाते हैं। सीन फिर से डिमोनिक फ्लेम रियल्म का शिफ्ट हुआ था। जियान जो कि इस फ्लेम को रिफाइन करने के लिए पिछले 7 दिन से तैयारी कर रहा है, वो इस समय अपनी आंखें खोल लेता है। वो कहता है, अब समय आ गया है जब मैं इस हेवली फ्लेम को रिफाइन करूंगा। उसकी आंखें एकदम फायरी हॉट हो गई थी। अब ये प्रोसेस कैसी होने वाली है, चलो उसके बारे में जानते हैं इस एपिसोड में। इस समय जुनर का फिगर भी हवा में बैठा हुआ होता है। हम उसकी उन बंद आंखों को खुलते हुए देखते हैं। वो इस समय देख रही थी जियान को, जो कि उसके साइड में खड़ा हो चुका है। वो एक मीठी सी मुस्कान की चमकान के साथ बोलती है, बिग बुद्ध जियान, क्या आप रेडी हो? जियान नॉड करता है। उसकी आंखें देखती हैं ऊपर की फॉर्मेशन को। इस फॉर्मेशन को कुछ फ्लेम की लाइंस को कनेक्ट करके बनाया होता है। इसमें हल्की सी ठंडक बाहर आ रही थी। जियान की उंगली अपनी ऊपर फॉर्मेशन की तरफ पॉइंट करती है। वो जुनर को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, यह है कोल्ड फायर फॉर्मेशन। ऐसी चिलिंग दुई की किसी ऑर्डिनरी तरीके की कोल्ड एनर्जी से नहीं बनती। वैसे नॉर्मली इसे एक तरीके की कोल्ड फायर ही बोला जा सकता है। हालांकि ये फॉर्मेशन उतनी टेरिफाइंग तो नहीं है जैसी प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस सेंट की फॉर्मेशन थी, लेकिन तब भी थोड़ा सा प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को सप्रेस कर पाएगी। इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जुन्नर अपने सर को हल्के से नॉड करती है और उसे चीजें थोड़ी सी क्लियर हो गई थी। जियान की आंखें शिफ्ट होती है उस प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की तरफ। वो एक बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, अब मैं इस प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने जा रहा हूँ। जुन्नर, तुम्हें ये रखवाली करना। जुन्नर का चेहरा भी और भी ज्यादा सोलम हो जाता है। इस प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करना आसान नहीं होने वाला। अगर इसे ढंग से नहीं किया गया तो हो सकता है कि प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम ही जियान को रिफाइन कर ले और अंत में जाके बस जियान की राख बची रह जाए। नेचुरली इन सभी रिस्क के बारे में जियान को भी पता होता है, लेकिन इस पल उसके पास इन सभी डेंजर्स के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। जैसे उसकी हैंडसी चेंज होने लगती है, हम उस आसमान की फॉर्मेशन को धीरे धीरे रोटेट होते हुए देखते हैं। इसमें से एक डेंस कोल्ड एनर्जी बाहर आती है, जिसके बाद एनर्जी जियान के कंट्रोल के अंदर उस डिमोनिक लोटस फ्लेम के पास चली गई थी। ये कोल्ड एनर्जी इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि हम तुरंत ही नीचे के मैग्मा में कई क्रैक्स बनते हुए देखते हैं। ये कई पत्थरों में सॉलिडिफाई हो गया था। बस उस जगह पे डिमोनिक फायर लोटस रह गया था, जो कि धीरे धीरे रोटेट हो रहा था। इसकी जो कलियां होती हैं उन्हें भी एक हल्की सी बर्फ ने ढक लिया होता है। जब जियान वेरीफाई कर लेता है कि फॉर्मेशन उसके कुछ काम आ रही है, उसे थोड़ा रिलीफ फील करने का मौका मिलता है। तुरंत ही उसका हाथ क्लेंच हुआ था। एक पिंक जेड बोतल अपीयर होती है। इस जेड की बोतल को उल्टा किया जाता है। इसके अंदर से एक हल्का सा लाल लिक्विड बाहर आया था। ये सीधा प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के ऊपर जाकर गिर जाता है। इस पेल रेड लिक्विड को ड्रंकन डीमन सलाइवा बोला जाता है। ये बहुत ही इंटेंस लेवल की नमिंग इफेक्ट को पोजेस करता है, यानी किसी भी चीज को सुन्न कर देना। ऑफ कोर्स जियान की ऐसी उम्मीद नहीं होती कि डिमोनिक फ्लेम को पूरी तरह से नम कर देगा। वो बस इसके मेडिसिनल इफेक्ट्स का फायदा उठा के प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को थोड़ा सा आलसी बनना चाहता है। इस तरीके से डिमोनिक फ्लेम की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिससे
इससे उसका रिफाइनमेंट इफेक्ट बढ़ जाएगा। जब ये ड्रंकन डीमन सलाइवा उस कमल के ऊपर गिरता है, हम उस फायर लोटस को फैलते हुए देखते हैं। उसकी जो अलग अलग कलियां थी वो भी इस समय काफी लेजी लग रही होती हैं। इस समय प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम के पास अपनी स्पिरिचुअलिटी थी, लेकिन इसे ट्रू इंटेलिजेंस नहीं बोला जा सकता। अगर इसे पहले की तरह इंटेलिजेंट प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम बनना है तो फिर इसे इंसानों के कांटेक्ट में आना होगा। बस बात कुछ ऐसी है कि इस समय जियान के पास ट्राई करने की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस ट्रैक को कंप्लीट करने के बाद जियान रुकता नहीं है। वो फिर से अपनी स्टोरी में से एक और मेडिसिन पिल को बाहर निकालता है। इस मेडिसिन पिल में से एक हड्डियों तक पहुंचने वाला कोल्ड फॉग बाहर आ रहा था। ये मेडिसिन पिल नेचुरली वही 9 इन येलो स्प्रिंग पिल होती है जिसे जियान ने पहले प्रिपेयर किया है। जियान इस 9 इन येलो स्प्रिंग पिल को पकड़ के हल्के से फ्लिक करता है। ये सीधा आगे चली गई थी। जैसे ही प्योरीफाइंग डेमोनिक फ्लेम के कांटेक्ट में आती है, इसने डेमोनिक फ्लेम की सरफेस को आइजी लेयर से कवर कर लिया था, लेकिन जस्ट ये बर्फ की परत जमी थी तभी वो टेरिफाइंग टेम्परेचर से वेपराइज कर देता है। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की बॉडी से लगातार सिजलिंग साउंड्स बाहर आते हैं और बाहर आता है वो सफेद रंग का धुआं। इस समय आसमान में खड़ा हुआ जियान एक गहरी सांस को भरता है। उसने पीछे मुड़ के जुनर की तरफ एक बार नोट किया था, जिसके बाद अचानक से उसकी बॉडी फिर से मुड़ती है। वो एक ही फ्लैश में प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम के सामने प्रकट हो जाता है। इस समय प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम की बॉडी के जो पेटल्स होते हैं, अरे वही कमल की कलियां, वो नीचे की तरफ डैसी गई होती हैं, जिसकी वजह से इस फायर लोटस के बीच में जो पिंक फ्लेम्स होती हैं वो जियान को दिखाई देने लगती हैं। ये फ्लेम का क्लस्टर किसी न्यूबॉर्न बेबी की तरह था। इस पिंक फ्लेम के क्लस्टर में से ऐसा टेम्परेचर बाहर आता है जिसे सेंस करके किसी की सोल को भी गुदगुदी महसूस होगी। इन पिंक फ्लेम के क्लस्टर को देख के जियान की आंखें एकदम फायरी हॉट हो जाती हैं, क्योंकि यही ट्रू डेमोनिक फ्लेम एसेंस था। भले इस चीज का साइज बहुत ही छोटा हो, लेकिन किसी के भी इसे अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं होगी। इस छोटे से क्लस्टर की ऐसी पावर है कि अगर ये गलती से उन 6 स्टार दोशंग लेवल के एक्सपर्ट्स की बॉडी में एंटर कर लेती है तो फिर उनका नामो निशान नहीं बचने वाला। इसकी फाइटिंग स्टैंड के ऊपर कोई डाउट नहीं उठा सकता। जियान इस डेमोनिक फ्लेम एसेंस के क्लस्टर को ध्यान से देखता रहता है। उसके अंदर की जो भी हेवली फ्लेम्स होती हैं, इससे वो खतरनाक तरीके से सर्कुलेट होने लगी थी। अंत में जाके एग्लोमरेट होगी उसकी बॉडी के सरफेस को कवर कर लेती है। बस बात कुछ ऐसी है कि जियान की नई हेवली फ्लेम, जो कि 5 अलग अलग हेवली फ्लेम्स के मर्जर से बनी है, वो जियान की बॉडी के सरफेस पे काफी ज्यादा स्लगिश लग रही थी। अभी सामने की प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम की वजह से जियान की ये फ्लेम काफी डिम सी लगती है। हेवली फ्लेम रैंकिंग में जो भी टॉप 3 फ्लेम्स हैं, उन्हें सारी फ्लेम्स का राजा घोषित किया जा सकता है। जब किसी भी हेवली फ्लेम की मुलाकात इन तीनों फ्लेम से होगी तो फिर ये अपनी स्ट्रेंथ को खो बैठेंगे। भले ही जियान की बॉडी के अंदर की हेवली फ्लेम कई हेवली फ्लेम्स का मर्जर हो, तब भी इसके लिए प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम से फाइट करना पॉसिबल नहीं था। खैर इस समय जियान के पास इतना भी समय नहीं होता कि वो अपनी शरीर की उन डिम होती हुई हेवली फ्लेम को भी देख सके। जुनर की एंशियस आंखों के सामने जियान के वो हाथ ट्रेम्बल होती हुई आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हाथ उस फायर लोटस के पास पहुंचे थे, जिसके बाद ये सीधा उस पिंक फ्लेम के क्रिस्टल को पकड़ लेते हैं। बैम! जिस पल जियान के हाथ ने उन पिंक फ्लेम्स को टच किया था, ये टाइनी सी फ्लेम्स एकदम फूलने लगती है। ये तुरंत ऐसी फियर्स फ्लेम में बदल गई थी जो पूरी जियान की बॉडी को रैप कर लेती है। ये टेम्परेचर इतना टेरिफाइंग होता है कि इसकी वजह से आसमान के रंग भी बदल जाते हैं। अचानक से हुए अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से जुनर भी स्टार्टल्ड हो जाती है। वो तुरंत ही खड़ी हो गई थी। इस समय सामने के पिंक फ्लेम के क्लस्टर को देखती हुई उसकी आंखें बहुत ज्यादा एंशियस दिखाई देती हैं। इन जलती हुई फ्लेम्स के अंदर खड़ा हुआ जियान ऐसे दर्द को महसूस कर रहा था जैसे कोई उसके दिल को चीर रहा है। वो एकदम क्रेजी तरीके से अपने शरीर की हेवली फ्लेम को सर्कुलेट करने की कोशिश करता है, जिससे प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम की टेम्परेचर को मेडिकेट किया जा सके, अरे मतलब उसके इफेक्ट को कम किया जा सके। हालांकि उसने कई तैयारियां करी थी, लेकिन जियान क्लियरली सेंस कर पा रहा है कि हेवली फ्लेम, जो कि हेवली फ्लेम रैंकिंग में तीसरे नंबर पे आती है, वो आखिर कितनी टेरिफाइंग है। ऐसे इंटेंस पेन को महसूस करके जियान के मुंह से हु वाली गहरी सांसें बाहर आती हैं। उसकी बॉडी के पोर्स में से उसका वो फ्रेश ब्लड सीप होके बाहर आ रहा था, लेकिन ब्लड जस्ट बाहर आया ही होता है, ये अचानक से सॉलिडिफाई होके जियान की त्वचा के पास चिपक जाता है। दूर से जियान को देखने वाले को ऐसा लगेगा जैसे जियान ने एक ब्राइट रेड कलर के आर्मर को पहन के रखा हो। जियान की बॉडी से फ्रेश ब्लड काफी खतरनाक तरीके से बाहर आता है। इस समय उसके बाल भी एकदम राख में बदल चुके होते हैं, यानी कि वो हो गया था टकला। जियान एक बार देखने पे काफी ज्यादा कॉमिकल और मिजरेबल नजर आता है। उसकी दोनों आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनसे खून इस तरीके से बाहर आ रहा होता है कि उसकी आईसाइट एकदम ब्लरी हो गई थी। वो अपने हाथ के ऊपर उन पिंक फ्लेम्स को देखता है। तुरंत ही हम जियान के चेहरे को फ्रोशियस स्माइल से कवर होते हुए देखते हैं। वो हंस के बोलते हैं, हा, मैंने आज के इसी दिन के लिए इतना एफर्ट लगाया है, ये थोड़ा सा दर्द मुझे रोक नहीं पाएगा। ऐसा कहने के बाद जुनर की शॉक्ड आंखों के सामने जियान इन पिंक फ्लेम्स को सीधा अपने मुंह में दे लेता है। गल्प साउंड के साथ ये सीधा उसके पेट में चली गई थी। लेकिन जिस पल डेमोनिक एसेंस जियान की बॉडी में एंटर किया था, वो क्लोथ जो कि एंशिएंट इंसेक्ट एम्पर से बना हुआ होता है, वो एक ही पूरी तरीके से राख में बदल जाता है। बहुत ही तेजी से हम उसकी त्वचा को भी गायब होते हुए देखते हैं, जिससे उसके अंदर का फ्लैश दिखाई देने लगा था। अब इस फ्लैश के नीचे वो स्केल्स भी देखे जा सकते हैं। ये वही स्केल्स होते हैं जो कि फिनिक्स ड्रैगन एंशिएंट आर्मर से बने हुए हैं। बात कुछ ऐसी होती है कि इस मोमेंट में ये एक्सट्रीमली हार्ड एंशिएंट आर्मर बहुत ही ज्यादा डल लग रहा था। एक कैसा इंटेंस पिन जैसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सके, उसकी बॉडी के हर एक
पार्ट तक पहुंचता है। ये इंटेंस पेन किसी को पागल करने के लिए काफी था, लेकिन बस जियान की आंखें अभी लाल ही हुई होती हैं। वो लगातार अपनी इस परसिवरेंस पर रिलाई कर रहा था। जियान कहता है फ्लेम मंत्र रिफाइन करो इसे। तुरंत ही जियान की बॉडी की सारी सारी दुई तुरंत ही डेमोनिक फ्लेम के क्रिस्टल की तरफ आगे बढ़ती है। भले ही फ्लेम काफी ज्यादा विरोध कर रही हो, लेकिन तब भी उसकी दुगी ने फोर्सफुली रैप कर लिया था और ये फ्लेम मंत्रा के पाथ के हिसाब से सर्कुलेट होने लगती है। जब फ्लेम मंत्रा की रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू होती है, ऐसा लगता है डेमोनिक फ्लेम एसेंस ने कोई चीज सेंस कर ली है। ये काफी तेजी से स्ट्रगल करने लगती है। इन फ्लेम्स का टेम्परेचर और भी ज्यादा टेरिफाइंग होता जा रहा था, जिसकी वजह से जियान के शरीर की जो पतली सी नसें होती हैं, हम उन्हें जल के राख होते हुए देखते हैं। इस समय उसकी कई हड्डियां भी कमजोर होने के साइंस को शो करने लगी थी। इस समय जुनर की आंखें जियान के ऊपर से बिल्कुल नहीं हटती, जो कि नीचे मैग्मा में बैठ के तेजी से चिल्ला रहा होता है। इस समय उसकी बॉडी काफी ज्यादा श्रिंक हो चुकी थी और ये देखने में बहुत ही भयानक सी लगती है। ऐसे सीन को देख के जुनर अपने लोअर लिप को बाइट करती है। उसके मुंह से लगातार लाल खून की बूंदें नीचे गिर रही होती हैं, जो कि अलग तरीके से चमक रही थी। जियान के मुंह से बाहर आने वाली हर एक रोर की आवाज जुनर के दिल पे छुरियां चला रही थी। ऐसे दर्द की वजह से उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ये पहली बार है जब वो जियान को हेवली फ्लेम को सॉलो करते हुए देख रही है। हालांकि वो खुद इसे फील नहीं कर रही, लेकिन जियान इस हेवली फ्लेम को रिफाइन करने में कैसे दर्द को सह रहा होगा, उसे उसका एक हल्का सा आइडिया होता है। पिछले इन सभी सालों में जियान खुद से ही ट्रेनिंग करता आ रहा है। भले ही सभी लोग उसकी ट्रेनिंग स्पीड को देख के शॉक फील करें, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जियान ने ऐसी स्ट्रेंथ को हासिल करने के लिए आखिर कैसे कीमत चुकाई है। नीचे की उस मॉन्स्टर्स फ्लेम में से जियान का फिर से हिसिंग रोर बाहर आता है। वो कहता है इसे रिफाइन करो। खैर रिगार्डलेस वो चाहे कितनी कोशिश कर रहा हो, उसका शरीर लगातार डैमेज होता जा रहा था। इस प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम की स्ट्रेंथ को ज्यादा ही वास्ट और माइटी होती है। उसके अकेले के लिए इसे इंड्योर करना पॉसिबल नहीं है। इस समय टेरिफाइंग फ्लेम जियान के हर एक बॉडी पार्ट में फैल गई थी और इसमें उसका हार्ट भी एक्सेप्शन नहीं होता। उसके लिए इन फ्लेम्स को बाहर निकालना इम्पॉसिबल हो रहा होता है। चीजें अगर इस तरीके से चलती रही तो फिर काफी जल्दी से जियान अंदर से इंसरेट हो जाएगा। जियान को ऐसे दर्द में देख के जुनर की आंखों से लगातार आंसू बाहर आते हैं। वो अपने आंसू को पोंछते हुए बोलती है, अगर इस तरीके से चलता रहा तो बिग ब्रदर जियान की लाइफ नहीं बच पाएगी। उसकी बॉडी से गोल्डन फ्लेम बाहर आई थी। उसकी बॉडी हवा में आगे बढ़ जाती है। जुनर के पैर उस फ्लेम की कस्टर्ड के अंदर लैंड करते हैं, जो कि लगातार जियान को टॉर्चर कर रही है। जब इस फ्लेम के दायरे में कोई इंसान अचानक से एंटर करता है, तो फिर जियान का दिमाग, जो कि पूरी तरह से इंटेंस पेन की तरह नम हो गया था, वो फिर से थोड़ा सा रिकवर हो जाता है। उसकी आंखें हल्की सी खुलती है। उसे सामने एक ब्यूटीफुल सी फिगर दिखाई देती है, जो कि बिना किसी परवाह के फ्लेम के अंदर आ गई है। जियान कहता है जुनर तुम, लेकिन इससे पहले वो और कुछ बोल पाता, जुनर ने उसकी बॉडी को हक कर लिया था। वो सॉफ्ट टच और वो फ्रेग्रेंस तुरंत ही जियान के अंदर की जो फ्लेम होती है उसे भी जगा देती है। जियान ने अपने सामने की ब्यूटीफुल, डेलिकेट और जेट जैसी फिगर को काफी टाइट तरीके से हक कर लिया था। इस समय वो तेजी से हाँप रहा होता है। उसकी आंखें थोड़ी सी रिकवर हो गई थी। वो साफ तौर पे जानता था कि चीजें अगर इस तरीके से चलती रही तो फिर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि यही सेम सीन पहले मेड्यूसा के साथ हुआ था। बस तब का जियान अनकॉन्शियस स्टेट में था और इस बार वो जागा हुआ है। जुनर के उस प्रिटी चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आती है। वो जियान के कान के एक सिरे को बाइट करके उसे पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल करती हुई बोलती है, बिग ब्रदर जियान, आप इसे तभी रिफाइन कर पाओगे जब हम साथ में होंगे। बस इन्हीं शब्दों ने जियान की आंखों को लाल कर दिया था। उसके मुंह से किसी बिस्ट की तरह रोड की आवाज बाहर आती है। एक रिपिंग साउंड के साथ सामने जो फिगर थी उन्हें फ्लेम जला के राख कर देती है, जिसके बाद इस पूरे रियल्म को एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर ने कवर कर लिया था। फिर सीन को आगे का दिखाया जाता है। इस समय इस मैग्मा रियल का टेम्परेचर एकदम फ्राइटिंगली हाई पहुंच चुका था। नीचे के आग के समुद्र में से बड़े बड़े फायर प्लेयर्स इरप्ट होते हैं। ये फायर प्लेयर्स आसमान में जाके बारिश की बूंदों की तरह फैल जाया करते थे। हम देखते हैं इस मैग्मा सी के ऊपर एक स्पॉट को, उस जगह पे 1000 फुट बड़ा पिंक फायरवॉल सस्पेंडेड होता है। इसके चारों तरफ फ्लेम्स इतनी खतरनाक तरीके से जल रही होती हैं कि इसमें से वेव आफ्टर वेव डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ बाहर आती है। ऐसे टेम्परेचर को आसपास का स्पेस भी झेल नहीं पाता। इसमें लगातार डिस्टॉर्शंस क्रिएट होते हैं। अगर कोई इस फायरवॉल के अंदर देख पाएगा तो उसे इसके अंदर दो लोग दिखाई देंगे, जिन्होंने इस समय एक दूसरे को हक करके रखा है। इन दोनों फिगर्स को एक पर्पल फ्लेम और एक गोल्डन फ्लेम प्रोटेक्ट कर रही होती है। ये बाहर से आने वाली क्रीम व्हाइट फ्लेम को ब्लॉक कर रही थी। खैर नेचुरली ये दोनों फिगर्स जियान और जुनर होते हैं। जुनर की मदद को हासिल करने के बाद जियान की कंडीशन काफी बेटर हो गई होती है। उसकी बॉडी, जो कि किसी मैस की तरह हो चुकी थी, अब उसके ऊपर 3000 बर्निंग फ्लेम के अनडाइंग इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। वो धीरे धीरे अपने आप ही हील होने लगती है। जो प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम की वास्ट और माइटी एनर्जी थी, वो सबसे पहले जुनर की बॉडी में एंटर करती है, क्योंकि दोनों ऐसी पोजीशन में ही बैठे हुए होते हैं। इन दोनों की पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है कि इस एनर्जी को दोनों की बॉडी से बराबर डिवाइड होना पड़ता है। प्योरीफाइड
प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम की नॉर्मस एनर्जी को ये दोनों साथ में मिलकर ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे ओशन जैसी एनर्जी की वजह से जियान और जुनर दोनों की ओर राइज हो रहे थे। हालांकि किसी को पता नहीं होता कि प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम कितने समय से एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसके अंदर जो एनर्जी थी उसको शब्दों में बताना पॉसिबल नहीं है। अगर इसे कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है तो फिर ये सभी की पावर्स को बढ़ा सकती है। आसमान में फ्लोट कर रही है फायरबॉल जिसकी सरफेस में से फ्राइटनिंग टेम्परेचर बाहर आ रहा होता है, वो अपने चारों तरफ सर्कुलर रिपल्स को बना रही होती है। और इस फायरबॉल के अंदर जो दोनों इंडिविजुअल्स होते हैं इस समय इन दोनों ने अपनी आंखें बंद करके रखी थी। ऐसा लगता है ये दोनों नींद में जा चुके हैं, लेकिन ऐसा होने के बाद ही उनकी पर्पल ब्राउन फ्लेम और गोल्डन फ्लेम दोनों ही की बॉडीज को प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम से प्रोटेक्ट करना बंद नहीं करती। हालांकि ऐसी चीजें कुछ बाहर से दिखाई देती हैं, लेकिन जियान के अंदर की सिचुएशन अभी भी डामाडोल थी। जुनर की हेल्प और अपनी परसिवरेंस की वजह से जियान जैसे तैसे करके अपनी बॉडी को बैलेंस कर पा रहा है। खैर अब सीन ऐसा हो चुका है कि अब वो डेमोनिक फ्लेम एसेंस भी धीरे से रिफाइन होने लगा है। ऑल्दो रिफाइनिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा कम होती है, लेकिन बिना किसी डाउट के ये चीज पहले से काफी ज्यादा सुधर चुकी है। एटलीस्ट इस समय जियान को कम से कम कोई उम्मीद की करंट तो दिखाई दे रही है। इन दोनों के अलावा इस पूरे डेमोनिक फ्लेम रियल में कोई और लाइफ का नामो निशान नहीं होता। बस नीचे के मैग्मा के समुद्र में से लगातार मैग्मा प्लेयर्स ऊपर शूट होते हैं। इस जगह को एक डिप्रेसिंग माहौल ने कवर कर लिया होता है। ऐसी मोनोटोनस सिचुएशन के चलते चलते समय काफी धुंधला हो गया था। दोनों जियान और जुनर स्लम्बर में जा चुके थे। हालांकि इनकी बॉडीज बिल्कुल एक्टिविटी नहीं कर रही थी, लेकिन इन दोनों की स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स को सेंस करके कोई बता पाएगा कि दोनों एकदम ठीक ठाक हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है इन दोनों की बॉडीज के बाहर एक 3 रंगों वाला गोला बन जाता है, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे फायर स्फीयर। और ये 3 रंग होते हैं गोल्डन, पर्पल, ब्राउन और पिंक। ये तीनों कलर्स 3 तरह की पावरफुल हेवली फ्लेम्स को रिप्रेजेंट करते थे। ऑफ कोर्स इन तीनों रंगों में वो पिंक कलर सबसे ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। वो गोल्डन और पर्पल ब्राउन फ्लेम बस छोटे छोटे एरिया पे ही कब्जा कर पाती है। क्या जैसे जैसे टाइम पास होता है ये दोनों हेवली फ्लेम से अपने एरिया को एक्सपेंड करने लगी थी। जब इसका सामना गोल्ड एम्पर इंसरेटिंग हेवली फ्लेम और 5 तरह की हेवली फ्लेम से बनी हेवली फ्लेम से होता है तो फिर डिमोनिक फ्लेम जैसे पहले से जियान ने कमजोर कर दिया है, अब वो पीछे हटने के साइंस को शो करने लगी थी। इन 3 रंगों की फ्लेम्स की ऐसी कंडीशन काफी लंबे समय तक चलती रहती है, लेकिन अचानक से एक दिन की बात है ये फायर स्फीयर एकदम ट्रेम्बल हो गया था। इस समय तीनों हेवली फ्लेम्स ने अपने परफेक्ट 3 हिस्सों को ऑक्यूपाई कर लिया था। इस तरीके से यहाँ पे एक मिस्टीरियस इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। अब भाई जिसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी इसे तुम बस बैलेंस समझ लो। जियान जो कि स्फीयर के अंदर होता है, इस इक्विलिब्रियम के बनने के बाद अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो कहता है फ्लेम मंत्रा रिफाइन। इतने लंबे समय तक इंटरेक्ट करने की वजह से जियान की हेवली फ्लेम और ये प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम इन दोनों ने एक अजीब से कनेक्शन को बना लिया होता है। इस वजह से जैसे जियान अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करता है ये दोनों ही तरीके की हेवली फ्लेम्स फ्लेम मंत्रा की अचीवमेंट के हिसाब से सर्कुलेट होने लगती है। जब फ्लेम मंत्रा इस डिमोनिक फ्लेम को रिफाइन करने लगता है अचानक से आसमान में बादलों की परतें बनने लगती हैं। ये सारे काले बादल उस बड़े से फायर वॉल के ऊपर इकट्ठे हुए थे और नीचे का जो मैग्मा सी होता है उसमें बड़ी बड़ी वेव्स बन रही होती हैं। हालांकि मैग्मा वर्ल्ड में ऐसे बदलाव को जियान ने भी सेंस किया था, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदलते नहीं है। इतने लंबे रिफाइनिंग पीरियड के बाद वो प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम से काफी ज्यादा फेमिलियर हो चुका था। जब इतनी हाई लेवल की हेवली फ्लेम रिफाइन होगी तो ये काफी नेचुरल बात है कि नेचुरल फिनोमेना को आकर्षित करेगी। जियान की आंखें देखती है अपने सामने की ब्यूटीफुल फिगर को, जो कि इस समय अपनी आंखें बंद करके स्लम्बर में जा चुकी होती है। जियान के चेहरे को वार्म स्माइल कवर कर लेती है। वो फिर से जुन्नर के वेस्ट को अच्छे से हक कर लेता है और उसके दोनों हाथ हैंडसीज को चेंज करने लगते हैं। वो कहता है जुन्नर समय आ गया जब अपने रिवॉर्ड को हासिल करें। जैसे ही जियान की हैंडसीज कंप्लीट हुई थी उसके शरीर के अंदर प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम का एक विस्प जो कि अभी तक अपने आप को गार्ड कर रहा होता है वो फाइनली रिफाइन हो जाता है। तुरंत एक लिक्विड जैसी खतरनाक एनर्जी जियान के शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचती है। इस समय उसके शरीर की जितनी भी मेरिडियंस होते हैं वो सभी इस एनर्जी से भर चुके थे। उसका फ्लैश, मसल्स, बोन्स और सेल्स ये सभी उस हंग्री गोस्ट की तरह बिहेव करते हैं जिसे बहुत समय से कुछ खाने को न मिला हो। वो इस एंडलेस एनर्जी को लगातार डिवावर कर रहे थे। अपने शरीर को इस तरीके से एनर्जी से भरते हुए सेंस करके जियान अपने सर को नीचे करके जुनर के होठों को टच कर लेता है। उसके शरीर में जो वास्ट और माइटी एनर्जी होती है वो किसी सैलाब की तरह दूसरी पार्टी के शरीर में जाने लगी थी। ऐसी रिफाइनमेंट और भी आगे चलती है। जियान के शरीर में एनर्जी किसी सैलाब की तरह सर्कुलेट होती थी जिसके वजह से जुनर की बॉडी में डिलीवर कर दिया जाता था। जब जुनर का शरीर इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया करता था तो फिर बची हुई कुछ एनर्जी वापस जियान के शरीर में आ जाती थी और तो ये वापस आने वाली एनर्जी और भी ज्यादा प्योर हो चुकी होती है। लेकिन इसमें एक और अलग सी फीलिंग होती है। ये फीलिंग होती है गोल्ड एम्पर इंसरेटिंग हेवली फ्लेम की। जैसे जैसे रिफाइनमेंट और भी आगे चलती है दोनों जियान और जुनर मिलके इस परफेक्ट साइकिल को बनाने लगते हैं। ये एंडलेस एनर्जी जियान और जुनर दोनों के बॉडी पार्ट्स को मजबूत कर रही थी। जैसे जैसे टाइम पास होता है दोनों के औरों में बदलाव आने लगता है। अब जब ग्रेजुअली डिमोनिक फ्लेम का वो रेजिस्टेंस
डिफेंस कम होता जाता है। वो बड़ी सी फायरवॉल जो कि आसमान में टंगी हुई होती है, उसके अंदर का वो वाइल्ड वायलेंस एकदम वीक हो जाता है। इस फायरवॉल के अंदर जियान और जुनर काफी अजीब तरीके से एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। धीरे करके लेयर आफ्टर लेयर इनके चारों तरफ एक गोल्डन पिंक क्रिस्टल बनता है। अंत में जाके क्रिस्टल जैसे एग में बदल गया था, जिसके अंदर ये दोनों होते हैं। ये भी क्रिस्टल एग फॉर्म हुआ था। जुनर और जियान के और पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। फाइनली मैग्मा वर्ल्ड एकदम लाइफलेस हो गया था। सीन शिफ्ट हुआ था सैंडल पेन्स का। इस समय डिमोनिक फ्लेम को अपीयर हुए करीब 1 साल हो चुका होता है। हालांकि 1 साल पास हुआ है, लेकिन डिमोनिक फ्लेम की खतरनाक कहानियां अभी तक लोगों के बीच में डिस्कस करी जाती हैं। हालांकि 1 साल का समय ना ही बहुत लंबा होता है ना ही छोटा, लेकिन इस 1 साल में सेंट्रल बेस में बहुत कुछ हो गया है। जैसे डिमोनिक फ्लेम रियल्म का दरवाजा बंद हुआ था, काफी जल्दी हॉलो सोल अपने मैन हॉल की तबाही की वजह से स्काई मेंशन अलायंस के ऊपर रिवेंज शुरू कर देता है। अलायंस की 1/3 सिटीज के ऊपर हमला हो चुका था। भले हॉलो सोल चाहे कैसी भी अटैक कर रहा हो, लेकिन स्काई मेंशन अलायंस बिल्कुल पीछे नहीं हटता। वो भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे थे। अलायंस ने अपने ट्रूप्स को इकट्ठा करके खतरनाक तरीके से रिटेलिएट करना शुरू कर दिया था। बस इसी 1 साल के अंदर ये दोनों बड़े बड़े फैक्शन एकदम आग और पानी जैसे हो जाते हैं। हालांकि दोनों ही पार्टीज को नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन अभी तक फाइनल वॉर की शुरुआत नहीं होती। आखिरकार अभी की स्काई मेंशन अलायंस पहले ऐसी नहीं है। जिया और शाओचेन जैसे पावरफुल एक्सपर्ट्स के होने की वजह से, जो कि हॉलो सोल के चीफ से बिल्कुल वीक नहीं है। इस समय हॉलो सोल के चीफ के पास भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसकी हिम्मत स्काई मेंशन अलायंस के हेडक्वार्टर में एंटर करने की हो। और तो और भले वो मिस्टीरियस बेल टावर के एंसेस्टर फॉलिंस्टा पवेलियन के अंदर ना रह रहे हो, तब भी उन्होंने यालो को एक तरीका बताया था जिससे वो बेल टावर के एंसेस्टर को कांटेक्ट कर सके। जब अलायंस के पीछे ऐसा अल्टीमेट एग्जिस्टेंस हो, तो फिर हॉलो सोल की भी कहने की हिम्मत नहीं होती कि वो स्काई मेंशन अलायंस को पूरी तरीके से एक्सटर्मिनेट कर देंगे। खैर इन सभी रीजंस की वजह से भले ही स्काई मेंशन अलायंस और हॉलो सोल के बीच में ये बिग स्केल वॉर चल रहा हो, तब भी स्काई मेंशन अलायंस डिसएडवांटेज में नहीं आती। धीरे धीरे अलायंस और भी मौजूद होने के साइंस को शो कर रहा था। इस वजह से धीरे धीरे सेंट्रल पेन्स के अंदर स्काई मेंशन अलायंस की रेपुटेशन एकदम पीक पे पहुंच जाती है। आखिरकार इससे पहले बहुत सारे फैक्शंस क्रिएट हुए, लेकिन कोई भी हॉलो सोल के खिलाफ ऐसे रिजल्ट को हासिल नहीं कर पाया। इस अलायंस ने कई लोगों को इमोशनल कर दिया था। जो बहुत सालों से सेंट्रल पेन्स की ओवरलोड की पोजीशन हॉलो सोल्स के पास रही है, अब वो नए स्काई मेंशन अलायंस की तरफ चेंज होने लगी थी। इस समय के दौरान हन क्लैन हॉलो सोल की कुछ खास मदद नहीं करता। हालांकि क्लैन ने कुछ एक्सपर्ट्स को डिस्पैच किया था, लेकिन हॉलो सोल की कुछ खास मदद नहीं कर पाते। हन क्लैन के ऐसे रिएक्शन को देख के यालो और बाकियों को ऐसा लगता है कि ये सभी उस एग्रीमेंट की वजह से है। हालांकि भले स्काई मेंशन अलायंस और हॉलो सोल के बीच में वॉर चल रहा हो, तब भी यालो और बाकी के लोग उस डिमोनिक फ्लेम की डिसेंड होने वाली जगह को बिल्कुल इग्नोर नहीं करते हैं। इनका ध्यान लगातार उस जगह पे बना रहता है, लेकिन हर बार जब ये चेक किया करते थे, इन्हें बस डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है। पिछले 1 साल के समय में उस जगह पे कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं हुई थी। अगर जिया के हाथ में ड्रैगन सी लवी मौजूद नहीं होती, तो फिर सभी को ऐसा लग रहा होता कि जिया नजुर को कुछ हो गया है। इन सभी के पास ऐसी सिचुएशन का कोई सोल्यूशन नहीं होता। वो बस अपने सारे ध्यान को हॉलो सोल से वॉर के ऊपर फोकस ही कर सकते थे। खैर जब सेंट्रल पेन्स के अंदर सभी की आंखें स्काई मेंशन अलायंस और हॉलो सोल के बीच की वॉर के ऊपर टिकी हुई थी, न जाने कहां से पूरे कॉन्टिनेंट में एक और शॉकिंग खबर फैलती है। शी क्लैन जो कि 8 एंशिएंट क्लैंस में से एक था, वो कुछ लिंक क्लैन की तरह ही मिस्टीरियस तरीके से वेनिश हो गया है। इस खबर की वजह से पूरा सेंट्रल पेन्स एक सेंस ऑफ मिस्ट्री में चला जाता है। शी क्लैन 8 एंशिएंट क्लैंस में से एक था। हालांकि ये गू क्लैन या हन क्लैन जैसा पावरफुल नहीं होता, लेकिन तब भी 8 एंशिएंट क्लैंस में से किसी भी क्लैन से कोई नोबल पावर कंपेयर नहीं कर सकती है। हालांकि शी क्लैन अपनी प्रोफाइल को काफी लो रखते थे, लेकिन इनके शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि इनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी। अगर इनकी फाइटिंग स्ट्रेंथ की बात करी जाए, तो फिर इनकी बॉडीज और उसे काफी मजबूत होती है। खासकर अगर बात करिए लिंक क्लैन की, जो कि डिसअपीयर हो चुका है, ये कम से कम उससे काफी स्ट्रॉन्ग थे। क्लैन के अंदर ऐसे कई पावरफुल इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी फाउंडेशन बहुत ज्यादा मजबूत थी। हाउएवर ऐसा सुपर फैक्शन जो किसी शानदार फाउंडेशन को पोजेस करता था, वो एक ही रात में मिस्टीरियस तरीके से वेनिश हो गया है। बस इस क्लैन की डिसअपीयरेंस के बारे में सोचते ही अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। शी क्लैन की डिसअपीयरेंस लिंक क्लैन जैसे ही होती है। ये दोनों ही डिसअपीयर होने से पहले इनके रियल्म्स एकदम बंद हो गए थे। जब इनके रियल्म्स दोबारा खुलते हैं, तो फिर इनके लाखों मेंबर्स और डिसेंडेंट सिटीजन्स मिलते नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इस जगह पे कभी थे ही नहीं। अलग फैक्शन से जो भी एक्सपर्ट्स शी क्लैन के रियल में एंटर करते हैं, और जब उन्हें सारा का सारा रियल में एकदम लाइफलेस नजर आता है, इन सभी के दिल में एक चिल फैल गई थी। आखिर वो कौन सा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस होगा जो कि एक ही रात के अंदर से लाखों इंडिविजुअल्स को गायब कर दे। इन लाखों में से कई ऐसे लोग भी होते हैं जो कि शी क्लैन के टॉप एक्सपर्ट्स थे। अगर इनमें से कोई भी एक्सपर्ट सैंडल पेन्स के अंदर अपने एक पैर को पटक दे, तो पूरा सैंडल पेन्स हिल जाए। ऐसे एग्जिस्टेंस के होने के बाद भी शी क्लैन का इस दुनिया से पूरी तरीके से नामो निशान मिट चुका था। ये शी क्लैन की डिसअपीयरेंस होने वाली इन्फॉर्मेशन
सेंट्रल प्लेन्स में किसी हरिकेन की तरह फैलती है। ऐसी खबर को सुनकर सारे फैक्शंस शॉक में चले गए थे। इनमें से कुछ लोग जिनकी सेंसेस काफी ज्यादा पैनी होती हैं, वो फील कर पाते हैं कुछ तो गलत हो रहा है। इन सारे एंशिएंट क्लैंस की स्ट्रेंथ बहुत ही भयानक होती है। इनकी इनहेरिटेंस कई हजारों सालों से चलती आ रही है, लेकिन बस 10 साल के कम समय में ऐसे 2 क्लैंस पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। अगर इस तरीके का मामला एक बार हुआ होता तो हो सकता है कि लोग इसे इग्नोर भी कर पाते, लेकिन इसके 2 बार होने पे ये चीज कोई कोइंसिडेंट दिखाई नहीं देती। और तो दोनों क्लैंस जैसे डिसअपीयर हुए हैं, इनके तरीके बिल्कुल सेम होते हैं। इस वजह से कई फैक्शन समझ जाते हैं कि इन दोनों शी और लिंग क्लैन के गायब होने के पीछे कोई सेम इंसान या फिर सेम फैक्शन नहीं है। बात बस ऐसी थी कि ये सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। सभी जानते थे कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में बस ऐसे 2 ही फैक्शंस हैं जो कि एंशिएंट लिंग क्लैन और एंशिएंट शी क्लैन को एक ही रात में इस तरीके से गायब कर सके। और ये दोनों फैक्शन होते हैं गू क्लैन और हन क्लैन। एक ही पल में सभी के डाउट्स और गैसेस इन दोनों फैक्शंस के ऊपर चले जाते हैं। और जैसा कि हन क्लैन का यूजुअल स्टाइल है, वो इन गैसेस का कोई जवाब नहीं देते, लेकिन ये सेम चीज गू क्लैन के लिए नहीं थी। अपने ऊपर इतनी सारी उंगलियों को उठते हुए देख के इन सभी को भी हेडेक फील होता है। हन क्लैन को छोड़ के बाकी के फैक्शंस और गू क्लैन के बीच में रिलेशनशिप काफी सही रहे थे, लेकिन लिंग क्लैन और शी क्लैन के डिसअपीयर होने के बाद ये रिश्ते काफी ऑकवर्ड हो गए। अब बचे हुए अलग अलग क्लैंस गू क्लैन के ऊपर डाउट के साथ साथ वो उसे डरने भी लगे थे। इनके बीच में रेगुलर बातचीत हुआ करती थी, वो इस समय रुक चुकी होती है। भले अचानक से फैली इसी न्यूज की वजह से गू क्लैन एकदम हेडेक फील कर रहा हो, लेकिन ऐसे इवेंट्स की वजह से वो भी काफी ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। ये चीजें जिस तरीके से हो रही हैं, वो गू क्लैन के लिए बिल्कुल सही खबर नहीं है। जो भी फैक्शन इस मामले के पीछे है, उसकी स्कीम्स का एक पार्ट गू क्लैन भी है, और उसने ऐसा काम जानबूझ कर किया है। हाउएवर गू क्लैन के जो अपर एचेलॉन्स होते हैं, वो सच में समझ नहीं पाते कि अगर इस सब के पीछे हन क्लैन है, तो फिर उसके पास ऐसी फाइटिंग स्ट्रेंथ कहां से आ गई। इसने लिंग क्लैन और शी क्लैन को इस तरीके से एलिमिनेट किया है कि किसी और एंशिएंट क्लैन को उसकी कानो कान खबर ही नहीं पहुंची। अगर अल्टरनेटिव की बात करी जाए तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल प्लेन्स के अंदर ऐसा टेरिफाइंग फैक्शन छुपा हुआ हो जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। क्या रिगार्डलेस गू क्लैन चाहे कैसे भी गैस कर रहा हो, उनके पास कोई भी सबूत नहीं होता कि वो खुद को निर्दोष साबित कर सके। इस वजह से भले ही सस्पेशन और फियर फैल रहा हो, वो बस शांत ही रह सकते थे। जब इस मामले पे गू क्लैन और हन क्लैन इस तरीके शांति बना के रखते हैं, तो फिर बचे हुए 3 एंशिएंट क्लैंस जो कि याओ क्लैन, ले क्लैन और यैन क्लैन होते हैं, उन्होंने शी क्लैन के गायब होने के 1 महीने बाद अपने अलायंस के बारे में अनाउंस किया था, और इसका नाम होता 3 क्लैन अलायंस। इस 3 क्लैन अलायंस के एस्टेब्लिशमेंट की वजह से और फैक्शंस के ऊपर काफी गहरा इम्पैक्ट हुआ था। एंशिएंट टाइम से पहली बार है जब 3 एंशिएंट क्लैंस मिलकर एक अलायंस को बना रहे हैं। आखिरकार ये तीनों क्लैंस काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इन तीनों के लिए सब कुछ भूल के इस अलायंस को फॉर्म करना आसान नहीं रहा होगा। खैर, इस अनजान खतरे की वजह से इन दोनों क्लैंस को इस तरीके का डिसीजन लेना पड़ा। इन तीनों का ही अगले शी क्लैन या फिर लिंग क्लैन बनने का इरादा नहीं होता, लेकिन मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस दोनों ही लिंग क्लैन और शी क्लैन को चुपचाप से एलिमिनेट कर पाया है। अगर वो अपने पंजे को इन तीनों में से किसी एक की तरफ बढ़ाता है तो वे शायद उसे ये रोक ना पाए। इस वजह से अपने क्लैन की ब्लडलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास अलायंस फॉर्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। सेंट्रल प्लेन्स के बाकी के फैक्शंस तब थोड़े रिलैक्स हुए थे जब भी 3 क्लैन अलायंस अपनी आर्मी को सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर लॉन्च नहीं करती, बल्कि तीनों एंशिएंट क्लैंस मिलके तीनों रिलम्स के बीच में टनल बना रहे होते हैं। अगर तीनों में से किसी पार्टी के ऊपर हमला होता है तो फिर स्पेशल टनल की हेल्प से बाकी के 2 क्लैंस उसकी हेल्प कर पाएंगे। इन तीनों क्लैंस के बीच में जब स्पेशल टनल फॉर्म हो जाती है तो फिर इसे तीनों क्लैंस काफी मजबूत महसूस करते हैं। इस मोमेंट में ये क्लैन ग्रेजुअली रिलैक्स करने लगे थे, जिसके बाद ही कुछ एक्सपर्ट्स को डिस्पैच करते हैं। इन एक्सपर्ट्स का काम होता है लगातार शी क्लैन के रेल में एंटर करना, जिससे कल्प्रिट के बारे में कोई एविडेंस को हासिल किया जा सके। क्या सेंट्रल प्लेन्स में इंटरेस्टिंग चीजों की कमी नहीं होती, इस वजह से कोई भी टॉपिक लंबे समय तक यहाँ पे ठहरता नहीं था। भले शी क्लैन की डिसअपीयरेंस और तीनों एंशिएंट क्लैंस के द्वारा बनाई जाने वाली अलायंस काफी ज्यादा शॉकिंग खबर हो, तब भी करीब 6 महीने के अंदर इसके ऊपर से स्पॉटलाइट चली जाती है। और तो इन एंशिएंट क्लैंस के गायब होने के पीछे जो भी मिस्टीरियस कल्प्रिट होता है, लगता है वो कहीं गायब ही हो गया है। इसकी वजह से सभी लोग फिर से थोड़ा सा रिलीफ फील करने लगे थे। कुछ समय तक शॉक में रहने के बाद स्काई मेंशन अलायंस भी थोड़ी काम हो गई थी। हालांकि अलायंस का हॉलो सोल के खिलाफ स्ट्रगल लगातार चलता रहता है। अब इन दोनों फैक्शंस के बीच में 36 का आंकड़ा बन गया था। आज एक फैक्शन दूसरे की सिटी के ऊपर हमला कर रहा है तो फिर कल दूसरा तुम्हारे ब्रेन चोल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये टिट फॉर टैट वाला काम लगातार चलता रहता है। हाउएवर ऐसी लॉन्ग टर्म की फाइट स्काई मेंशन अलायंस के लिए काफी फायदेमंद हो रही थी। वो इस वॉर का इस्तेमाल करके और भी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर रहे थे। सिर्फ इस वॉर की वजह से अलायंस की स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ी है, बल्कि अलायंस में कई छोटे छोटे फैक्शंस भी इंक्लूड हो चुके हैं, जिन्हें पहले हॉलो सोल ने प्रेशराइज करके रखा था। इस वजह से इस वॉर के चलते 1.5 साल के समय में स्काई मेंशन अलायंस का साइज इस युद्ध के पहले के स्काई मेंशन अलायंस से कई गुना बढ़ चुका था। अभी अलायंस के पास इतने सारे एक्सपर्ट्स इकट्ठे हो चुके थे कि वो हॉलो सोल से बिल्कुल कम नहीं होते। वॉर के द्वारा हासिल करी हुई स्ट्रेंथ अलायंस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। खैर, भले अलायंस की स्ट्रेंथ इस तरीके से बढ़ रही
रही हो तब भी एक चिंता येलो के ग्रुप का पीछा कभी नहीं छोड़ती। खैर ऐसी फीलिंग्स का सोर्स जियान ही होता है। अब उसे डेमोनिक फ्लेम के अंदर अटके हुए करीब 1.5 साल हो चुके हैं। इस समय के दौरान येलो और बाकियों को जियान से रिलेटेड कोई भी न्यूज नहीं मिली। ऐसी लैक ऑफ न्यूज की वजह से कई लोगों के दिल में एंग्शियसनेस फैल जाती है। भले स्काई मैंशन लाइंस के चीफ येलो हो, लेकिन सभी मेंबर्स के दिलों में वो स्किनी फिगर ही उनका मेंटल सपोर्ट था। इन सभी को ऐसा लगता है जब तक वो फिगर ने सपोर्ट कर रहा है स्काई मैंशन लाइंस का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। खैर भले ये लोग चाहे कितनी भी एंग्शियस फील कर रहे हो, रियलिटी काफी क्रूअल होती है। वो डेमोनिक फ्लेम वाली जगह बिल्कुल एक्टिविटी नहीं दिखाती, किसी की वजह से भी समय कभी रुकता नहीं है। इस वजह से जब डेमोनिक फ्लेम रियल्म को बंद हुए करीब 2 साल हो चुके होते हैं तो फिर जो सभी मेंबर्स के दिलों में उम्मीद की किरण थी अब वो धीरे धीरे डिम हो चुकी थी। ऐसी सिचुएशन के बारे में येलो का ग्रुप भी कुछ कर नहीं सकता था। वो बस अपने हमले को बंद करके अपने डिफेंसेस को और ही मजबूत कर लेते हैं। खैर जब इस फाइटिंग मेथड की वजह से अलायंस इस तरीके से बदल गई थी, वो डेमोनिक फ्लेम रियल्म जो कि पिछले 2 साल से एकदम शांत रहा है, आज हमें उसमें थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाई देती है। आज के डेमोनिक फ्लेम रियल्म के अंदर भी हमेशा पहले की तरह गर्मी होती है। वो बड़ा सा क्रिस्टल एग आसमान में फ्लोट कर रहा था। इस क्रिस्टल एग की सरफेस काफी चमक रही होती है। हम कभी कभी इसमें से कुछ छोटे से फायर सीडलिंग्स को बाहर आते हुए देखते हैं। ये किसी फेरी की तरह लगते थे जो कि स्पिरिचुअलिटी से भरे हुए हैं। ये साइलेंस कुछ और समय तक चलता है, तब एक क्रैक वाला साउंड सुनाई देता है। अगर तब कोई इसे देखेगा तो उसे क्रिस्टल एग की सरफेस पे एक थोड़ा सा क्रैक बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही पहला क्रैक अपीयर हुआ था, धीरे धीरे अंडा और भी जगह से क्रैक होने लगता है। अंत में जाके इस क्रिस्टली शेल का जो ऊपर का हिस्सा होता है हम उसे नीचे गिरते हुए देखते हैं। जब क्रिस्टल एग क्रैक हुआ था, इसमें से एक पिंक और गोल्डन रोशनी ऊपर उठती है। फाइनली बैंग साउंड के साथ पूरे आसमान में बिखर जाती है। तभी अचानक से उस लाइट पिलर के अंदर एक बंदे का हाथ बाहर आया था। एकदम वॉलेंट तरीके से अपनी कमर को स्ट्रेच करता है। ऐसा होने पर उसकी हड्डियों में से ऐसी आवाजें बाहर आती थी जैसे आसमान में बादल गरज रहे हो। इस लाइट पिलर से बाहर आने वाले फिगर के ऊपर कोई भी कपड़े नहीं होते। ऑफ कोर्स अगर हम इस फिगर को देखेंगे तो फिर ठर के जियान के अलावा कौन हो सकता है। वो कहता है मैं फाइनली अपनी रिट्रीट से बाहर आ गया। इस समय जियान के बाल उसके कंधे तक बिखरे हुए होते हैं। इसकी वजह से उसकी अपीयरेंस काफी हैंडसम लग रही थी। अगर कोई ध्यान से इसकी आंखों को देखेगा तो फिर उन आंखों के अंदर 2 बहुत ही छोटे फायर लोटस को देखा जा सकता है। ये लोटस रोटेट होते हैं। इनमें से एक मिस्टीरियस सेक्शन 4 एमिट होती है। ऐसा लगता है किसी की सोल को भी खींच सकते हैं। क्या जियान इस लाइट पिलर के अंदर से जस्ट बाहर ही आया था, तभी एक प्यारी सी आवाज जो कि एम्बेरसमेंट से भरी हुई होती है वो पीछे से जियान के कानों में एंटर करती है। वो कहती है आप बेगुदर जियान, आप अपने कपड़ों क्यों नहीं पहन रहे हो। जियान पीछे मुड़कर ब्यूटीफुल फिगर को देखता है जिसके घने काले बाल किसी झरने की तरह उसके कमर तक आ रहे हैं। अब शायद ये बहुत समय से स्लम्बर में रही है, लेकिन अभी के जुनर के ब्यूटीफुल फिगर में एक अलग ही लेवल की अट्रैक्टिवनेस आ गई थी। और अगर इसके साथ उसके चेहरे को एम्बेरसमेंट से भरा एक्सप्रेशन भी ऐड कर दिया जाए तो फिर जुनर को एक ही बार में देखने पे जियान खो जाता है। वो जियान जिसने अभी कपड़े नहीं पहने होते, हम उसे खाली हवा में आगे चलते हुए देखते हैं। वो अपनी सर को हो जाने के बाद जुनर को कॉम्प्लीमेंट करते हुए बोलता है मेरी वाइफ सच में ब्यूटीफुल है। अभी नालायक 2 साल से नंगा रहा है, तब भी इसकी कपड़े पहनने की इच्छा नहीं है। खैर इससे पहले मैं जेलसी की वजह से खून फेंक दूं, हम इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। आई गेस ये वाला एपिसोड तो आपको पसंद आया ही होगा। इसी बात पे लाइक बटन प्रेस हो जाना चाहिए। अगले पार्ट में हम देखने वाले हैं इस डेमोनिक फ्लेम को रिफाइन करने के बाद जियान को क्या क्या एबिलिटीज हासिल हुई है, जिसमें से सबसे होगा फायर बेबी। वैसे मैं इसे राज रखना चाहता था, लेकिन फायर बेबी मुझे इतना औसम लगा है, मैंने कहा मैं तुम्हें थोड़ा सा बता ही देता हूँ। तो फिर शुरुआत में इस फायर बेबी को देख रहे होंगे, फिर बात हो रही होगी इस डीमन फ्लेम प्रिंस की, और एंड में जाके हम विटनेस करने वाले हैं कि इस समय जियान की पावर कहाँ तक पहुंच चुकी है। मतलब चुटकी हो जाके लोगों को गायब कैसे करता है। मैं तो अभी से उसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में जरूर लिख के बताना। और अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जैसे जैसे हम वीडियोस को रिलीज करते हैं आप उन्हें सबसे पहले देख पाओ। जिनसे उतना भी वेट नहीं होता वो चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके अर्ली एक्सेस का फायदा उठा सकते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट एपिसोड एक दिन पहले ही देखने को मिलेगा। ज्वाइन का ऑप्शन होगा चैनल के होम पेज पे। अंटिल देन हम मिलते हैं वीडियो को इस पार। टाटा बाय बाय।